प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मेरे यहाँ कुंडली इस तरीके से विस्तार से अध्ययन कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। और मैंने इस बारे में बहुत पहले भी बात कही है कि इस कुंडली विश्लेषण की जितनी भी दक्षिणा मुझे प्राप्त होती है वो मैं सारा का सारा किसी न किसी मंदिर में, गौशाला में या तो किसी धर्म के क्षेत्र में यूं ही चला जाता है। वो उसका एक पैसा भी मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता। पर ये अच्छी बात है कि लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं और अपनी कुंडली को ऐसे समझते हैं, है ना। ये बहुत बेहतरीन बात है कि आप अपनी कुंडली को लेकर के सजग हैं। आपके जीवन में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ रहा है इसको लेकर के सजग हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके से अपने जीवन को समझना भी चाहते हैं। क्लियर है? आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इस कुंडली के पंचांग में मार्गशीर्ष माह दक्षिणायन हेमंत ऋतु कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से एक फायदा ये हो जाता है कि व्यक्ति के पास धन, धान्य और मन बुद्धि चित्त अस्थिर नहीं रहते या उसके पास सदैव धन बना रहता है। इस कार्यक्रम में आपको पंचम भाव में जो शुक्र, शनि और बुध की युति एक साथ देखने को मिल रही है उसका प्रभाव बड़ा व्यापक होगा, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। शनिवार को जन्मे लोग असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं और प्रायः वो अपने कारोबार और अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को लेकर के थोड़े असमंजस में भी देखे जाते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी शुभग्रह होते हैं उनका प्रभाव कमज़ोर या पापक ग्रह का प्रभाव बलवान हो जाता है। ऐसी अवस्था में कि दक्षिणायन में अगर आपका जन्म हुआ है तो शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। जबकि कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति बोलेगा तो नाजायज़ नहीं बोलेगा, लेकिन कभी कभी कलुषित वो बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला या कड़वा बोलने वाला भी होता है। जल्दी निर्णय लेने वाला होता है। जो भी करना है बिल्कुल तपाक से निर्णय लेने वाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सदैव ही ब्राह्मण को मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए, है ना। चटौली की जड़, नीले रंग की पुष्प होती है, चटौली उसको बोलते हैं। चटौली की जड़ गले में धारण करना चाहिए। तर्जनी उंगली के बराबर उसके जड़ को काट करके और ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे लोग जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको शीत जनित बीमारियां बहुत परेशान करती हैं। हब्बा डब्बा, कफ, खांसी, जुकाम, सर्दी, इस तरीके की चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अगर बन पड़े तो ये जो मैंने मंत्र बताया है इस मंत्र का कम से कम 1000 बार जप करना चाहिए। प्रत्येक दिन अगर हो जाए तो भी, या नहीं तो 108 बार तो आवश्यक रूप से होगा। इस कुंडली में पंचांग में चंद्रमा शुभग्रह, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और विषकुंभ योग, बालव करण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का प्रभाव ऐसा होगा कि व्यक्ति जिद्दी है, हठी है, जो सोच लिया उसको पूरा करने वाला है और भविष्य को लेकर के बहुत ही ज़रूरतमंद होता है। वो ज़रूरत बना करके रखने वाला होता है। उसके जीवन में निरंतर लक्ष्यों का निर्धारण होता रहता है और प्रगति पथ पे आगे बढ़ने वाला भी होता है। इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है चंद्रमा का शुभग्रह होना और क्षत्रिय वर्ण, मनुष्य गण का होना, जहाँ ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है। कभी कभी व्यक्ति कुंठित भी हो जाता है और भविष्य को लेकर के बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाने वाला है। मामा मामी, नाना नानी, इन लोगों से व्यक्ति को कई बार भ्रम में होते देखा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इनकी कुंडली के ग्रहों पे, जिसमें लग्न, नवांश और दशमांशा में मैं ग्रहों का स्पष्ट बता दूं स्थिति। लग्न 5 अंश का बना है, सिंह राशि स्थिर राशि है। और आप जब गौर करेंगे तो स्थिर लग्न की कुंडली में सूर्य और मंगल, विशेषतया इस कुंडली के लिए सूर्य और मंगल बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों ही ग्रह केंद्र में हैं। एक और भी अच्छी बात है जो व्यक्ति को सफलता
देने वाली बन जाएगी। चंद्रमा अगर लग्न में ही बैठे हों तो होगा क्या कि लग्नेश और राशिस तब दोनों एक ही ग्रह हो जाएंगे। यहाँ पे लग्न का अधिपति सूर्य है, राशि का स्वामी भी सूर्य है, और जन्म कुंडली में चौथे भाव में बैठ करके वो व्यक्ति के मन को मतभेदों में और मथने वाला बना देते हैं, मतभेद में रहने वाला और मथने वाला बना देते हैं। लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो व्यक्ति की कुंडली अगर एक ही लग्न, बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि एक ही लग्न और एक ही राशि अगर बन रही है और उस लग्न का अधिपति योग कारक ग्रह से दृष्ट है या लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो ये व्यक्ति को कभी भी भटकने नहीं देता और वो निरंतर प्रयासरत रहता है अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने जिम्मेदारियों के प्रति वो सजग रहता है और कभी भी उसको किसी से धन लेना नहीं पड़ता है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो इसमें आपको एक बात और भी जोड़ना होगा कि अगर लग्न का अधिपति कोई ग्रह बनता हो, केंद्र में बैठ जाए, योग कारक ग्रह से दृष्ट होता हो, जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल योग कारक होते हैं और दिग्बली होकर के मंगल सूर्य को देख रहे हैं, तो व्यक्ति कभी भी थकान महसूस नहीं करता है, सफ़ेद स्वच्छंद और स्थिर प्रकृति का होता है। धन कमाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कई बार उसे स्थिर कामों से मजबूती से निर्णय लेते हुए देखा जाता है। लग्न में चंद्रमा 18 अंश पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा से मंगल का संबंध बड़ा ही उत्तम बना हुआ है, जिसमें व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को या भविष्य को या करियर को उज्जवल होते भी देखा जाएगा। उसी चंद्रमा से चौथे घर में सूर्य, ये सूत्र कहता है ज्योतिष का कि चंद्रमा से चौथे, सातवें, दसवें और मतलब सूर्य से चंद्रमा का संबंध अगर केंद्र का बन रहा है, जैसे कि चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य हैं और सूर्य से 10 घर आगे चंद्रमा हैं, ये व्यक्ति को अपनी दशाओं में, मतलब जब कभी भी चंद्रमा में सूर्य का अंतर आएगा या सूर्य में चंद्रमा का अंतर आएगा या इस ग्रह का क्लेश होगा आपस में, जब ये कभी घर्षण करेंगे महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में, तो व्यक्ति को गलत निर्णय में ले जाने वाले होंगे। इसका अर्थ क्या निकला कि जब कभी भी सूर्य में चंद्रमा का अंतर आएगा तो हमें अपने निर्णयों को फिर से समुचित तरीके से समझने की आवश्यकता होगी और उस पर बहुत ही अमल करके तब आगे निवेश साधन जुटाने होंगे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव खाली, तृतीय भाव भी खाली हैं, लेकिन चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं 22 अंश के ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल से और गुरु से केतु से दृष्ट हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य जो लग्नेश हैं चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति का मन उसके सुख में, सांसारिक सुखों में अटका हुआ है। ये बहुत ही सावधानी से समझने वाली बात होगी कि आपका मन अगर सुख में अटका तो क्या उसको पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? विचार में उत्तर आता है नहीं। क्यों? क्योंकि उस सूर्य पे जो कि लग्नेश हैं, एक तो सबसे पहले लग्न पे चंद्रमा का प्रभाव, लग्न पे मंगल और ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी होकर के व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, बड़ों का आदर करने वाला बनाएंगे। और उसी सूर्य पे लग्नेश होकर के सूर्य चतुर्थ स्थान में व्यक्ति के मन को भाई बहन, परिवार, कुटुंब, मोक्ष, गति, निद्रा, शांति, चिरकालीन शांति, शतायु, पूर्णायु, अच्छा स्वप्न देखने वाला बनाएंगे। लेकिन गुरु और केतु और मंगल की दृष्टि उनको ऊर्जा देने के साथ साथ व्यक्ति को चरित्रवान, संतति का प्रेमी, संतति का सुख प्राप्त करने वाला, अनुभवी, माता को लंबी बीमारी देने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति के मन को मथने वाला और व्यग्र करने वाला, साथ ही साथ चरित्रवान बनाने के साथ साथ व्यक्ति में अद्भुत दर्शन देखने को मिलता है, जहां व्यक्ति का व्यय बहुत ही संतुलित, श्रेष्ठ और सही जगह पे होता है। ये सब सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि लग्नेश पे गुरु और केतु का प्रभाव है। एक बात और भी जो समझने वाली होगी कि यहाँ व्यक्ति का मन प्रायः जलता रहेगा अपने ही दुष्परिणामों के भोगने के कारण, अपने ही गलत निर्णयों के कारण, अपने ही व्यग्र मानसिकता के कारण व्यक्ति का मन मस्तिष्क जलता रहता है। वैसे एक बात बड़ी अद्भुत है कि जन्म कुंडली में सूर्य का चौथे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो दशम स्थान में बलवान होते हैं। जन्म कुंडली के चौथे स्थान में मंगल का बैठना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो एक बड़ी अद्भुत बात है कि जहाँ ग्रह दिग्बली होता है, दशम स्थान में सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली होते हैं, चतुर्थ स्थान पे उनका बल कमज़ोर हो जाता है।
लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे ये घूम करके मिल जाती है कि व्यक्ति कम से कम क्रोधाग्नि में जलने वाला नहीं होता, क्रोध करने वाला नहीं होता। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को समझने में चेष्टा करने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो इकट्ठा करने वाला होता है। व्यय उसका गलत नहीं है, इस वजह से उसका व्यय सदैव धार्मिक और तार्किक भी होता है। कोई भी काम करे तो पहले उसको तर्क करे, उस पर दिमाग लगाए, तब जा करके। एक चीज इसका जो दाम्पत्य पे असर पड़ेगा जो बुरा है, चतुर्थ स्थान में लग्नेश सूर्य से चौथे घर में या 10वें घर में चंद्रमा, उस सूर्य के ऊपर केतु और मंगल का प्रभाव है, उसके एक्सिस में ही चंद्रमा आ रहे हैं, उसके द्वितीय भाव में ही शनि बुध और शुक्र आदि ग्रह बैठे हुए हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को आप जब तक उसको नज़दीक से नहीं जानेंगे तब तक आपको लगता रहेगा, इनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तब तक इनके बारे में लगता रहेगा कि व्यक्ति बड़ा अच्छा है या सुखी है या बहुत इसके पास कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। लेकिन जैसे आप उसके पास 5 दिन 10 दिन 7 दिन रह जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ओरे, इस व्यक्ति के घर में कलह भी है, इसका मन अशांत भी है, ये प्राणायाम भी नहीं करता है और प्रायः जल भी रहा है। पर वो जलता इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरों की प्रगति उसे सालती रहती है, जलता इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी प्रगति से कई बार असंतुष्ट होते देखा जाता है। इसका कारण मैंने पूर्व में बताया है, शनिवार को जन्म और चतुर्थ स्थान में सूर्य मंगल और केतु का दुष्परिणाम। सिंह लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश होकर के गुरु 12 में बैठेंगे। जरा ध्यान से समझेंगे तो गुरु उच्च के आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य केतु और गुरु को प्रभावित कर रहे हैं या केतु गुरु और सूर्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के अंतर्मन में एक ऐसा कोई ऐसा त्रिशूल चुभा हुआ है, कोई ऐसी बात चुभी हुई है जो उसको जीवन भर इस बात के लिए परेशान करती है, फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कहा, फला व्यक्ति ने मेरे पैसे क्यों हड़प लिए, फला व्यक्ति ने मेरी संपत्ति क्यों ले ली। मतलब ऐसी घटनाक्रम की स्थिति जन्म कुंडली में बन रही है जहां आप को कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ भी कह देगा तो आप उसे जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। अन्यथा तो लोग 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, क्षण भर में भूल जाते हैं। पर यहाँ ये बात प्रकट होती है कि व्यक्ति आसानी से अपनी जो उसकी कभी कभी उपेक्षा हो जाती है लोगों के द्वारा, कभी कभी अनादर हो जाता है समाज के द्वारा, उसको वो भूल नहीं पाता है। और इसमें कौन से ग्रह सहयोगी हो रहे हैं या नहीं भूलने में कौन सा ग्रह सहयोगी हो रहा है? गुरु केतु के साथ, और केतु की दृष्टि सूर्य पे। और वो जलन जो पैदा हो रही है वो किस लिए हो रही है? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव और सूर्य के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है। व्यक्ति क्षत्रियत्व के गुण से भरा हुआ है, साहस, बल, जिम्मेदारी, चुप करके काम करने वाला, बिना शोर मचाए मेहनत करने वाला और पराक्रमी, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? पंचम स्थान पे इसी बात का मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि पंचम भाव पे जो शुक्र, बुध और शनि बैठे हैं, इस पे मैं एक अलग कार्यक्रम आप लोगों को लेके आऊँगा जहाँ इस बात पे चर्चा करेंगे कि शुक्र के ऊपर जब बुध और शनि जैसे या मंगल जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव होगा तो क्या होगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले पूर्व में अपने मूल चैनल पे, जो नकुल पाराशर का चैनल है, उस पर एक कार्यक्रम बात कही थी कि अगर आपकी कुंडली के शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ये कई बार अलग और अनूठे परिणाम देने वाले होते हैं। पर आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात कहूँ कि अगर शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव है चूँकि उसके साथ बैठे हैं, उसी शुक्र के ऊपर बुध का प्रभाव है क्योंकि उसके साथ बैठे हैं, और उसी शुक्र के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है जो कि उनको 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। जहाँ ग्रह बैठेगा वहाँ से 7वीं और 8वीं दृष्टि से मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं। इसका बड़ा अच्छा परिणाम बताऊँ क्या होता है? इसका बड़ा अच्छा परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भगवान राम की भांति एक पत्नी व्रता होता है। वो भूल से भी कभी भी किसी स्त्री के बारे में अपने दिमाग में कोई बात नहीं लाता। यहाँ इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण हो जाता है कि व्यक्ति चरित्रवान बन जाता है। अपने चरित्र को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने पत्नी को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के, उसमें प्रायः आप कभी भी कोई सेंध लगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और ना वो अपने किसी भी व्यवहार से इस बात का प्रकटीकरण करेगा कि मैं विवाहोपरांत किसी संबंध में हूँ या किसी से मैंने प्रेम किया है या विवाह के बाद मैं किसी को चाहता हूँ।
ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु बढ़िया हैं या सूर्य अच्छे हैं या लग्न बढ़िया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो शुक्र के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से वो ग्रह उसको अपने रिश्तों के प्रति और अपने दाम्पत्य के प्रति, अपने पत्नी के प्रति व्याभिचार करने वाला नहीं बनाते हैं। जिम्मेदार ग्रह है ना, और सूर्य तो वैसे भी चरित्रवान बनाते हैं। गुरु की दृष्टि पहले ही सूर्य पे मैंने बता रखी है कि वो चरित्रवान बनाते हैं। वैसे ही उसी शुक्र के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव उसको बिल्कुल ही एक छत्र, एक स्थिति में, एक लक्ष्य पे काम करने वाला बना देते हैं। उसका ध्यान भटकता नहीं है। एक पत्नी व्रता रह करके अपने दाम्पत्य को वो बहुत ही सुखद एहसास कराना चाहता है, अपनी पत्नी को वो स्पेशल हमेशा महसूस कराना चाहता है। और इसमें भी अच्छी बात है क्योंकि बुध भी वहाँ बैठ जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखने वाला, गुण दोषों को समझने के बाद भी उसको नज़रअंदाज करने वाला और सदैव एक रिश्ते के प्रति, एक संबंध के प्रति जिम्मेदार और कृतज्ञ बना रहता है। ये जीवन भर ऐसी स्थिति बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र के ऊपर शनि, मंगल और बुध का प्रभाव पड़ रहा है, या जब कभी भी आप किसी से विवाह करने जा रहे हैं और उसके शुक्र के ऊपर शनि, मंगल और बुध का प्रभाव है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि संभवतया वो व्यक्ति विवाह को लेकर के बड़ा जिम्मेदार है और वो विवाह तोड़ने में विश्वास नहीं करता है, बनिस्पत वो विवाह को चलाना चाहता है। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति यही चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसका विवाह कभी टूटे, या नहीं चाहता है कि उसके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई कुदृष्टि लगे। तो ये पंचम भाव का बड़ा ही अच्छा परिणाम था। यहाँ व्यक्ति के एजुकेशन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, वो दूर रह करके भी पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। काफ़ी हद तक वो उसमें क्रिएटिविटी से सफल भी होता है। पर शनि, बुध और शुक्र के कारण वहाँ व्यक्ति को कंप्यूटर पर बैठ करके या एक छत्र राज करता हुआ एक जगह पे बैठ करके स्थिर लग्न की कुंडली बनने के कारण कई बार एक जगह पे स्थिर होकर के वो काम करना चाहता है और कई बार उसे वो सफलता मिल भी जाती है। क्लियर है? सष्टम स्थान में राहु 5 अंश के बैठे हैं। जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपके मंगल पे और गुरु पे उनकी दृष्टि है, साथ ही साथ धन भाव पे भी उनकी दृष्टि है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो। कारोबार में ऊंचाइयां देंगे राहु अपनी दृष्टि में या अपनी दशा काल में। जबकि गुरु पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो कभी कभी गुरु में राहु का अंतर या राहु में गुरु का अंतर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान करने वाला, साथ ही साथ पारिवारिक फ्रंट पे कमजोर बनाने वाला भी हो जाएंगे। हालांकि ये पुरुष की कुंडली है और सम संख्या की राशि में राहु बैठे हैं। ऐसी अवस्था में यहाँ के राहु कमजोर नहीं होते। ये सामान्यतया उसको सपोर्ट करने वाले, कारोबार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानसिकता रखने वाले, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति के साथ साथ धन कई जगह से कमाने की जुगत लगाने वाले, और जब कभी भी बन पड़े तो समझौतावादी प्रवृत्ति अपना करके भी अपने धन को इकट्ठा करने वाला बना देते हैं या धन कमाने वाला बना देते हैं। ये मैंने 6वें भाव तक आपकी चर्चा की। सप्तम और अष्टम भाव खाली है, जबकि नवम भाव के अधिपति दशम स्थान में बैठ करके केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं और यहाँ व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के थोड़ा सा भ्रम में जाते देखा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो चाहे उसके पास जितना भी रहे उसको लगेगा कि अरे मुझे और कमाना चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और प्रगति मिलनी चाहिए। जबकि ऐसा कई बार दशम स्थान के मंगल के कारण शायद कम संभव हो पाता है। उस मंगल की दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी तो व्यक्ति धर्म से ही धन कमाना चाहता है, लेकिन कई जगह से अगर धन कमाना चाहे तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि एकादशवें भाव को पापकर्त्री लग रहा है। एकादशवें भाव के स्वामी एकादशवें भाव को देख रहे हैं, गुरु उच्च के बैठे हैं, धन भाव के स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को देख रहा है, भाग्य भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं, दशम स्थान के स्वामी केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं, लग्न का स्वामी चतुर्थ स्थान में गुरु से दृष्ट है, एकादशवें का स्वामी एकादशवें भाव को देख रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगह से बहुत ही मजबूत और अपने जाने के बाद बहुत सारा धन इकट्ठा करके या छोड़ करके जाता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को इतनी बताई कि नवम स्थान के स्वामी का संबंध, केंद्र का संबंध, त्रिकोण का, लग्नेश का संबंध चतुर्थ से, पंचम का स्वामी उच्च का और एकादशवें भाव के स्वामी। यहाँ पे धन की स्थिति कैसी है तो व्यक्ति जीवन में एक जगह से नहीं, अगर वो चाहे तो होटल से, कारोबार से, आईटी से, कंप्यूटर से, फर्नीचर से, रुई से, गद्दे से, जिस भी क्षेत्र से वो चाहे धन कमा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस कुंडली में धन के, जैसे कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जहाँ उसमें धन कमाने का सिर्फ
एक ही जरिया होता है। जैसे जो आप सरकारी कुंडली देखते हो जिसमें सरकारी नौकरी का योग लगा हो, उसमें आपको बहुत बार ये बात दिख जाएगी कि उसका धन एक जगह से ही आएगा। लेकिन जब एकादशवां भाव, धन भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ये और एकादशवां, ये ग्रह अगर बढ़िया बैठे हों, इनका संबंध आपस में बढ़िया बन रहा हो, तो जैसे सोच के देखिए कितना बढ़िया। नवम के अधिपति दशम में और पंचम पे देख रहे हैं, तो ये पंचम का अधिपति नवम से संबंध बना लिया, नवम का स्वामी पंचम से संबंध बना लिया, तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद भाग्य स्वरूप मिल गया। दशम भाव के स्वामी पंचम से संबंध बना लिए, ये केंद्र त्रिकोण का एक महाधनी योग, महालाभकारी, महाभाग्यशाली। एकादशवें के स्वामी बुध एकादशवें को देख लिए, लग्न के स्वामी केंद्र में बैठ गए, पंचम नवम भाव के स्वामी मंगल से देख लिए गए। उसके बाद चतुर्थ स्थान बली हो रहा है क्योंकि गुरु से दृष्ट है, चतुर्थ स्थान डबल बली हो रहा है क्योंकि मंगल से दृष्ट हो गए। दशम भाव बलवान है क्योंकि इस भाव पे सूर्य और मंगल का प्रभाव रहेगा। और उसके बाद देखिए तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव के स्वामी, ये ऋषभ भाव है, इसका स्वामी अपने भाव से तीसरे घर में पंचम भाव में बैठा है। पंचम द्वितीय भाव के स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, तो शुभग्रह होकर के अपने भाव से 4 घर आगे। तो ये जो संबंध बना ग्रहों का, ये बड़ा ही व्यापक और विस्तृत परिणाम देने वाला होगा, जो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल, संतान आदि के मामले में। नवमांश चक्र में बात करते हैं तो वृष लग्न का नवांश बनता है, मतलब यहाँ के दशम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं, तो शुभ ग्रह का नवांश बना। और बुध जो द्वितीय भाव के स्वामी है चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, पंचम भाव में चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होकर के, राहु स्वग्रही, मंगल मित्र की राशि में, लग्नेश 12वें और सूर्य चतुर्थेश होकर के दशम में, ये नवम में, ये बढ़िया। गुरु और शनि का संबंध बहुत अच्छा और उत्तम बन रहा है। इसमें गुरु और शनि का जो संबंध होगा वो ससुराल वालों से अच्छा संबंध देखने को मिलता है, जहां व्यक्ति अपने ससुराल को लेकर के, अपने दाम्पत्य को लेकर के न्याय प्रियता रखने वाला और उच्च दार्शनिकता प्राप्त करने वाला, कई जगह से धन कमाने वाला और साथ ही साथ सुखद माहौल में रहने का प्रेमी होता है। वो नहीं चाहता है कि उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई कलह हो, क्योंकि चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं और इस भाव के स्वामी नवम में बैठ करके धर्म से जुड़ करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से मोक्ष का संबंध धर्म से बन रहा है, धर्म का संबंध मोक्ष से बन रहा है। तो धर्म और मोक्ष का संबंध अगर बने, इसका अर्थ है कि व्यक्ति धर्म करता हुआ मोक्ष की गति को प्राप्त करेगा। और इस कुंडली में नवांश वृष का बना है, स्थिर राशि बनी है, यहाँ भी केंद्र में स्थिर राशियाँ बनी हैं, यहाँ भी केंद्र में स्थिर राशियाँ बनी हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा बहुत ही संतुलित होकर के, चाहे दाम्पत्य के हो बारे में, चाहे करियर के बारे में हो, चाहे पत्नी को लेकर के हो, चाहे माता पिता को लेकर के हो, चाहे पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के हो, वो बहुत ही सजग है और बेहतरीन निर्णय लेने वाला है। नवमांश चक्र में शुक्र का 12वें जाना, गुरु से दृष्ट होना और पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना, ये तीनों स्थितियां अच्छी बनी हैं। 12वें शुक्र हैं लग्नेश होकर के, तो यहाँ इसे कमज़ोर नहीं कहेंगे। अगर वो गुरु से दृष्ट नहीं होते और मंगल यहीं सन्निकट नहीं बैठे होते, तब शुक्र थोड़े कमज़ोर होते। पर एक बात जरूर ऐसा रहेगा कि पत्नी अनुभवी रहेंगी और प्रेम करने वाली, विस्तारवादी नीति वाली, दार्शनिक और धर्म, माता पिता, सास ससुर आदि की सेवा करने वाली मिल जाती हैं। स्थिरता से उनकी भी बुद्धि बड़ी अच्छी काम करती है और व्यक्ति संतति के साथ साथ धर्म को धर्म से जोड़ करके रखने वाला होता है। वहीं बात करते हैं तो कारोबार को लेकर के दाम्पत्य से सहयोग प्राप्त होता है, जबकि माता पिता, सास और ससुर से सुख की प्राप्ति भी होती है। नवांश चक्र के आधार पे अगर मैं बात करूं तो मंगल और सूर्य का संबंध प्रायः यहाँ पे भी केंद्र में बन रहे हैं, यहाँ भी एकादशवें और नवम भाव में बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली में दार्शनिकता रहेगी। ससुराल वालों में कभी कभी जो कलीग वगैरह जो वहाँ पे होते हैं, जो और बाकी के रिलेशन वाले, उन लोगों से कभी कभी कठोरता देखने को मिलेगी। बाकी वैसे एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। नवमांश चक्र में जो स्थिति मैं सूर्य की देख रहा हूँ, उसके आधार पर सूर्य आपको अपनी दशा काल में एनर्जी देंगे, लग्न और नवांश के आधार पे। लग्न और नवांश के आधार पर चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके आधार पर चंद्रमा आपको इमोशनली कभी कभी ब्लैकमेल होने वाला बना रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे संतुलन बनाना होगा। मंगल लग्न और नवांश चक्र में जो स्थिति बना के बैठे हैं, उसके आधार पर आपको वो मेहनत करने वाला और पराक्रमी बना रहे हैं। यानी कि अपनी दशा काल में मंगल लाभ देने वाले ग्रह बनेंगे।
जबकि बुध आपकी कुंडली के लग्न में और नवांश चक्र में जो स्थिति बना के बैठे हैं, इस वजह से वो आपको अनुभवी, ज्ञान अर्जित करने वाला, कृतज्ञ, विवेकी और माता पिता का आदर करने वाला, घर में सुखद माहौल बनाने के लिए प्रयासरत रहने वाला बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न और नवांश चक्र के आधार पे लग्न में उच्च के बैठे हैं, नवांशा में धनु के बैठे हैं। इस अवस्था में और जो नक्षत्रों का प्रभाव लग्न और नवांशा चक्र में बन रहा है, उसके आधार पर वो आप में धार्मिकता, बौद्धिक स्तर पे बुद्धिमान, साथ ही साथ राजनीति में रुचि रखने वाला, बहुत ही गहराई से अपनी समस्या का चिंतन करने वाला और हल ढूंढने वाला और एक अच्छी आयु का मालिक बना देते हैं। इतना ही नहीं, ससुराल से भी लाभदायक स्थितियां प्राप्त होते देखी जाती हैं। शुक्र का जो संबंध लग्न और नवांश चक्र में बन रहा है, उसके आधार पर शुक्र की दशा में पत्नी के भाग्य से भाग्य का लाभ मिलता है। शुक्र की दशा में व्यय संतुलित होता है और कुछ व्यय बढ़ता भी है, हालांकि आमदनी भी बनी रहती है। उस शुक्र की दशा में व्यक्ति की सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है, भवन भूमि वाहन आदि का सुख बढ़ता है। इतना ही नहीं, उस शुक्र की दशा में पत्नी के स्वास्थ्य में कभी कभी छोटी मोटी परेशानी भी देखने को मिलती है। पत्नी को नौकरी अगर मिल जाए तो शुक्र के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में मिल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहेगी। शुक्र आपको व्यय में डालने से बचाएंगे, साथ ही साथ वो आमदनी भी रखेंगे, पर कुछ न कुछ काफ़ी हद तक वो अपना व्यय बना के रखते ही हैं, जैसे कि उनका प्रभाव होता है। शनिदेव लग्न और नवांश चक्र के आधार पर जो स्थिति बना के बैठे हैं, उसके आधार पर वो ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है और निश्चित रूप से व्यापार, नौकरी, दिनचर्या, दाम्पत्य और प्रत्येक पल अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंधों के प्रति व्यक्ति प्रयासरत रहने वाला, अच्छी आयु का मालिक और गंभीर चिंतन करने वाला, शनि की दशा में कभी कभी एकाकीपन में जाने वाला और वात जनित समस्याओं से पत्नी को जुझाने वाला बना देते हैं। राहु और केतु लग्न और नवांश चक्र के आधार पर केतु आपका व्यय संतुलित कर रहे हैं, जबकि वही केतु कभी कभी मानसिक व्यग्रता और घर में अशांति का माहौल बनाने के साथ साथ धर्म पे पैसे खर्च करने वाला बना रहे हैं। क्लियर है? दशमांशा चक्र कन्या का बना है और यहाँ के अधिपति बुध बनते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं राहु केतु के संपर्क में। इस वजह से व्यक्ति अपने करियर को लेकर के, अपने करियर के साथ न्याय को लेकर के लगातार प्रयासरत रहने वाला। पर एक अच्छी बात यह है कि नवम भाव के स्वामी दशम स्थान चतुर्थ स्थान में गुरु और शुक्र केंद्र में शनि पंचमेश होकर के गुरु से प्रभावित हैं। इस वजह से व्यक्ति का करियर न्याय क्षेत्र में भी सफल होते देखा जाता है। वो धन का लेन देन प्रायः करते देखा जाता है और अपने करियर को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला और मजबूत अपीयरेंस के साथ उपस्थित होता है। वो अपने करियर के साथ धन, मान, प्रतिष्ठा, विवेक और भाग्य का लाभ प्राप्त करने वाला भी होता है। उसके करियर में भाग्य साथ देने वाला भी होता है। इतना ही नहीं, वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बल पे एक अच्छी खासी संपत्ति भी छोड़ करके जाने वाला होता है। धन कमाने को लेकर के उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और वो उसमें निश्चित रूप से किसी भी एक काम को उठा ले तो सफल होने में देर नहीं लगे। ये रहा लग्न, नवांश और दशमांशा। मैंने नक्षत्र को ध्यान में रख के, जिसमें लग्न को भी देखा है, लग्न कुंडली में नक्षत्र, नवांश चक्र में सूर्य का प्रभाव, शनि, मंगल, बुध, गुरु, चंद्रमा आदि ग्रहों का प्रभाव नक्षत्रों के आधार पर बताया है। अगर अब मैं अष्टक वर्ग और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट, चलित चक्र आदि के आधार पर ग्रहों का फलादेश करूं तो हमें किन बातों पे ध्यान देना है? तो हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, जिसमें सबसे मजबूत हमारा चरित्र है। हमें उसको हमेशा ही धार देते रहने की आवश्यकता है। हमारे पास धन होगा और हम धनवान भी बनेंगे, क्योंकि बुध गुरु से प्रभावित तो भले नहीं है, पर फिर भी उन पे मंगल, शनि और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है, जहां व्यक्ति किसी भी तरीके से मेहनत करता हुआ अपने पराक्रम के बल पे अपना यश प्राप्त कर ही लेता है। मेहनत बहुत अच्छी है इस कुंडली में, जितनी मेहनत उतना परिणाम। चतुर्थ स्थान की स्थिति में हमें मन को शांत रखना है, घर में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण अपने घर के माहौल को खराब नहीं करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, एक्टिव रखें जितना हो सके और निद्रा अच्छी लें। इसके अतिरिक्त चने की दाल लगातार 43 दिन तक गौ माता को खिलाएं, फुला करके उसको रात में फूलने के लिए छोड़ दें, पानी में भिगो दें
उसके बाद सुबह सुबह किसी गौशाला में जाकर के लगातार रविवार के दिन 43 दिन तक ये उपाय करने से बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपकी कुंडली में हमें अपने बुद्धि को और भी ज़्यादा कुशाग्र बनाना है, हम अपने आप को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, हम अपने आप को और भी ज़्यादा कृतज्ञता से लोगों को खुश और प्रसन्न कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारी कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों ही संतुलित है, लेकिन कम से कम हमें सबसे पहले नौकरी के बारे में कोशिश करनी चाहिए, दूसरे नंबर पे व्यापार के बारे में जाना चाहिए। संतुलन कभी कभी बनाना हो तो हमें जिद नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें अपने रिसर्च पे और ध्यान देना चाहिए। कफ जनित बीमारियों के कारण धन का व्यय न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पित्त बढ़ जाए, इस तरीके की बीमारी के कारण भी कई बार धन की हानि होती है। किसी को धन देने से बचना चाहिए। शत्रु अगर आए दिन परेशान कर रहे हैं तो उनसे मैत्री करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा भाग्य कमज़ोर न हो, इस वजह से हमें बजरंगबली की पूजा, देवी मैया के मंदिर का दर्शन और ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा करियर हमें बहुत कुछ देने वाला है, ये भाव सदैव मन में रखना चाहिए। चाहे जितना भी मिल जाए, हमें उससे प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा करियर ठीक है, हम बहुत अच्छा प्राप्त भी कर जाएंगे। गुरु अगर अच्छे हैं जन्म कुंडली में तो व्यक्ति का व्यय संतुलित रहता है। अंक उसको भले थोड़े कम मिलते हैं, पर उसकी इच्छाएं सदैव पूरी होती रहती है। क्लियर है? दिन के आधार पर इस कुंडली के लिए रविवार और मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा। अंक 6 अच्छा रहेगा। नक्षत्र पुष्य, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, हस्त, रेवती, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अब मैं बात करता हूं कि किस महादशा में, अंतरदशा में कौन सा काम किया जाए। ट्रांसफर, नौकरी बदलना और जगह बदलना केतु और गुरु की दशा में कर सकते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो शनि और गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। भवन भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो मंगल की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने बारे में कोई सेल्फ निर्णय लेना हो, सेल्फ डिसीजन लेना हो तो आप चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ भवन भूमि के बारे में मैंने बात की। दाम्पत्य, पत्नी और बड़े बेटे से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो बुध और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या बताऊं? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।